कछुआ मुंह बनाते हुए परेशान होते हुए कहता है, क्या लेना भूल गया अब तू? कायर कछुए की बात को काटते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहता है, तू रुक ना, मैं बस अभी आता हूँ। इतना कहकर कायर तुरंत हड़बड़ाहट के साथ वापस से हवेली के अंदर घुस जाता है। कछुआ खुद से बड़बड़ाता है, अभी कायर क्या लेने चला गया? इसे भी अभी जाना था, पता नहीं क्या याद आ गया इसे जो इतना जरूरी काम छोड़कर लेने चला गया। अगर ये युग को कुछ हो गया तो मैं अभिमन्यु को क्या जवाब दूंगा? कछुआ हवेली के बाहर ही खड़े होकर कायर के आने का इंतजार करने लग जाता है। तभी उसे हवेली के अंदर से वंदना आती हुई नजर आती है। वंदना का ध्यान कछुए पर नहीं था, वो बार बार पीछे देखते हुए आगे बढ़ रही थी। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो चोरी छुपे हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी ताकि किसी की भी नजर उस पर ना पड़े। कछुआ वंदना को देखते से ही समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत दरवाजे के पीछे छुप जाता है। वंदना हवेली से बाहर निकलते हुए मन में सोचती है, वादा पूरा करने का वक्त आ गया है, मुझे उस तक ये खबर पहुंचानी होगी, उसे संदेश भेजना होगा। ये काम अभी रात में ही करना होगा, कहीं बहुत देर ना हो जाए। युग निकल चुका है, अब मुझे भी उस तक खबर पहुंचा देनी चाहिए, उसे संदेश भेज देना चाहिए। यही सब सोचते हुए वंदना आगे बढ़ती जा रही थी और वो देखते ही देखते कछुए की नजरों से दूर हो जाती है। कछुआ इस तरह से छुपा हुआ था कि वंदना उसे देख नहीं पाई थी, पर सौदाया होने की वजह से कछुए ने वंदना के मन में जो भी बातें चल रही थी सारी सुन ली थी और वो सारी बातें सुनकर कछुए के होश उड़ गए थे। वंदना के जाते ही कछुआ मन ही मन सोचने लग जाता है कि वंदना इतनी रात में कहाँ जा रही है और ये किसे क्या संदेश देने की बात कर रही थी, इसे युग से क्या लेना देना, इसने कब युग को बाहर जाते हुए देख लिया और अब ये कहाँ जा रही है। कछुआ के मन में वंदना को लेकर कई सारे सवाल थे। कछुआ इन सब सवालों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वहां पर कायर आ जाता है। कायर ने अपने राइट साइड के आगे की पैंट की जेब को ऊपर से पकड़ कर रखा हुआ था, जैसे उसने वहां पर कुछ रखा हो, कुछ ऐसा सामान जिसे वो नहीं चाहता था कि वो गलती से भी छूट जाए या गिर जाए। वो सामान उसके लिए बहुत जरूरी था, तभी उसने उसे संभाल कर रखा हुआ था। कायर के वहां पर आ जाने के बावजूद भी कछुआ वंदना के बारे में ही सोच रहा था, उसी तरफ देख रहा था जिस तरफ वंदना गई थी। कायर कछुए को टोकते हुए कहता है, अब तू यहाँ पर खड़े होकर अंधेरे में क्या देख रहा है? कछुआ उसी तरफ देखते हुए बड़बड़ाता है, वंदना कायर वंदना। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा? वंदना? अब तुझे यहाँ पर वंदना कहाँ पर दिखाई दे रही है? मुझे तो सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कछुआ फिर बड़बड़ाता है, वो चली गई कायर? कायर हैरानी के साथ पूछता है, चली गई पर कहाँ और क्यों, वो भी इतनी रात को? कछुआ जवाब देता है, पता नहीं कहाँ गई, पर वो युग के बारे में कुछ बोल रही थी, कह रही थी उसे संदेश भेजना होगा। कायर हैरानी से पूछता है, किसे संदेश भेजना होगा? कछुआ अपने दोनों कंधे ऊपर करते हुए कहता है, पता नहीं, पर वो बहुत डरी हुई और घबराई हुई थी और बड़ी जल्दी में लग रही थी। जितना मुझे लगता है जरूर वो कोई ना कोई सी गड़बड़ करने की सोच रही है, पता नहीं इस बार कौन सी खिचड़ी पकाने जा रही है। हमें उसके पीछे जाना होगा, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, पास में ही होगी। कायर कछुए पर चिढ़ते हुए कहता है, तू पागल हो रहे क्या? अभी वंदना से कुछ लेना देना नहीं है, युग के पास जाना है। पता है ना वो अकेले पंचम गांव जाने के लिए निकल गया है, उसकी जान को खतरा है। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ पर ये वंदना? कायर कछुए को बीच में टोकते हुए कहता है, ये वंदना को छोड़ और चल जल्दी। इतना कहकर कायर कछुए का हाथ पकड़ता है और आगे बढ़ने लग जाता है, पर कछुआ वंदना के बारे में ही सोचता रहता है कि आखिर युग के बाहर जाने से ये वंदना का क्या लेना देना था और वो किसे क्या संदेश देने की बात कर रही थी। वो वंदना के बारे में सोचने में इतना खो जाता है कि भूल जाता है कि कायर कुछ लेने के लिए वापस हवेली के अंदर गया था, उसका इस पर से ध्यान हट गया था। इस तरफ हवेली के अंदर एक कमरे में बल्लू काका और दिलीप खड़े हुए थे। बल्लू का चेहरा लाल था, उसके जबड़ों और नाक से खून बह जा रहा था, जिसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसके साथ मारपीट की गई थी, जो और किसी ने नहीं, उसके सामने खड़े दिलीप ने की थी। दिलीप बल्लू पर बहुत गुस्सा था, यही कारण था कि वो अभी भी बल्लू पर थप्पड़ की बरसात किए जा रहा था। कमरे के अंदर एक के बाद एक थप्पड़ों और बल्लू के दर्द की कराहने की आवाज गूंज रही थी। दिलीप बल्लू के गाल पर कसकर एक और थप्पड़ जड़ते हुए कहता है, गद्दारी करता है, धोखा देता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस युग और उसके दोस्तों के सामने अपना मुंह खोलने की? वो तो अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर आ गया, वरना इतने सालों से जो राज मैंने सबसे छुपा कर रखे थे वो सबको पता चल जाते। और तू जानता है ना, अगर वो राज गांव वालों को पता चल जाते तो क्या होता? वो लोग मेरा भी बहिष्कार कर देते, मुझे भी गांव निकाला कर देते, कुछ नहीं देखते कि मैं क्या हूँ और किस ओहदे पर हूँ। बल्लू दर्द से कराहते हुए और रोते हुए कहता है, माफ कर दीजिए मालिक, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी।
दिलीप एक और थप्पड़ बल्लू पर जड़ते हुए कहता है, गलती तो तब होगी ना जब तू गलती करने के लिए जिंदा बचेगा। आज मैं तुझे यहीं पर मार दूंगा, यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। बल्लू अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहता है, रहम मालिक, रहम कीजिए मुझ पर, छोड़ दीजिए मुझे। मैं तो आपका सबसे वफादार नौकर हूं ना मालिक, बस इस बार माफ कर दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। रहम कीजिए मालिक। दिलीप खामोशी रहता है। बल्लू समझ गया था कि उसका सूजा हुआ खून से लथपथ लाल चेहरा देखकर अब दिलीप को भी उस पर दया आने लग गई थी। बल्लू दिलीप को अपनी मजबूरी बताते हुए कहता है, मैं बहक गया था मालिक। जब कछुए ने कहा मौत हमारे पीछे पड़ी है और वो एक एक करके सबको मार देगी, तो मुझे लगा वो आप तक भी पहुंच जाएगी और मैं आपको ऐसे मरते हुए थोड़ी देख सकता हूँ। इसलिए मैंने उन्हें वो सब बातें बताई। मुझे लगा कि हो सकता है सब ठीक हो जाए। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, पर इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने वो सब बातें बताई उन्हें मालिक, ताकि आपको बचा सकूं और मेरा कुछ इरादा नहीं था। मेरा यकीन कीजिए मालिक, अपने वफादार नौकर पर भरोसा रखिए। दिलीप बल्लू की बातों से पिघलने लग गया था। उसका गुस्सा अब शांत होने लग गया था और बल्लू ने ये बात दिलीप की आंखों में देखते हुए ही भांप ली थी। बल्लू अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, मालिक, मुझे तो लगता है हमें युग बेटे को लेखक बाबू से जुड़ी सारी बातें बता देनी चाहिए। हो सकता है उनकी कोई मदद हो जाए। मैंने देखा है वो बहुत बहादुर है, होशियार है, हमारी तरह डरते नहीं है। वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे और लगभग निकाल ही लिया है। दिलीप गुस्से के साथ कहता है, तू कहना क्या चाहता है, मैं डरपोक हूँ? बल्लू तुरंत कहता है, नहीं मालिक, मेरे कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं था। मैं तो ये कहना चाहता था कि अब हमें कुछ नहीं छुपाना चाहिए, सब कुछ बता देना चाहिए युग बेटे को। आखिर लेखक बाबू भी तो उसके पिता हैं और उसे भी तो पता चल रहा होगा कि आखिर वो कौन है। दिलीप बल्लू के गाल पर एक और थप्पड़ जड़ते हुए कहता है, तू ना अपना मुंह बंद ही रख। अगर मेरी मौत भी आएगी ना, तब भी किसी को उस राज के बारे में नहीं बताऊंगा। अपने जीते जी तो कभी नहीं। मैं अपने परिवार पर और कलंक नहीं लगने दे सकता, समझा? बल्लू पलटकर कुछ नहीं कहता है, बस अपने हाथ जोड़कर खड़े रहता है। वो जानता था अगर अब उसने एक शब्द भी बोला तो उसकी खैर नहीं, फिर वो कुछ बोलने के लायक नहीं रहेगा। इस तरफ हवेली में डायना अभिमन्यु के कमरे के अंदर थी। अभिमन्यु बेड पर लेटा हुआ था और उसके सामने डायना बैठी हुई थी। अभिमन्यु ने अब दर्द से कराहना बंद कर दिया था, पर उसे दर्द अभी भी हो रहा था। डायना के सामने बैठे होने के कारण वो उस दर्द को अंदर ही अंदर सहे जा रहा था। जरा सी आह नहीं भर रहा था, क्योंकि वो अब तक समझ गया था कि कहीं न कहीं डायना उसकी फिक्र करने लग गई थी और उसे दर्द में देखकर डायना को भी दर्द होने लग जाता था। डायना की आंखें अभी भी नम थी, जैसे अभी भी उसके कानों में अभिमन्यु के दर्द से कराहने की आवाज गूंज रही हो। बेड पर लेटे हुए अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो सोने की कोशिश कर रहा था पर सोया नहीं था। पर डायना को लगने लग गया था कि अभिमन्यु सो गया है, इसलिए उसने खुद से बातें करनी शुरू कर दी। वो काफी देर से बड़बड़ाते हुए युग को कोसते जा रही थी। अभिमन्यु डायना के बड़बड़ाने की आवाज तो सुन रहा था, पर सब कुछ इग्नोर कर रहा था, क्योंकि उसका ध्यान ज्यादातर अपने दर्द पर था। डायना खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये सब उस युग के कारण हुआ है। मेरे बेचारे अभी को इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है, सब उस युग के कारण। काश उस रात ये युग उस यक्षिणी के हाथों ही मर गया होता तो इतना सब होता ही नहीं। डायना की ये बात अभिमन्यु से सहन नहीं होती है और वो तुरंत अपनी आंखें खोलता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, बस डायना, बस बहुत हुआ। जब से तुम्हारी ये बकवास सुन रहा हूँ, मुझे लगा था तुम अच्छी हो, बस मैं गलत समझ रहा हूँ। पर लगता है मैं सही था, तुम कभी नहीं सुधर सकती, बस अच्छी होने का दिखावा कर रही हो। डायना कहती है, क्या कहा अभी तुमने? मैं अच्छी होने का दिखावा कर रही हूँ? अभिमन्यु अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, हाँ और नहीं तो क्या, ये दिखावा ही तो है। सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ। मुझे तो लगता है ये जो तुम मेरी इतनी फिक्र करती रहती हो, ये सब भी दिखावा ही है। डायना भी गुस्से के साथ कहती है, अभी तुम हमेशा मुझ पर ही गुस्सा क्यों होते हो? कभी युग पर ये गुस्सा क्यों नहीं दिखाते हो? उसने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, पर फिर भी वो तुम्हारे लिए वही अच्छा है। तुम उसकी ही फिक्र कर रहे हो, और मैं जो हमेशा तुम्हारे हर कदम पर साथ देती हूँ, तुम्हारी इतनी देखभाल करती हूँ, तुम मुझे ही दोष दे रहे हो। अभिमन्यु अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, ओह, तो मतलब मेरा शक सही था, ये देखभाल भी एक दिखावा ही था। डायना, तुमने चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुम्हारी देखभाल की कोई जरूरत नहीं है। डायना नरमी के साथ कहती है, तुम मुझे फिर गलत समझ रहे हो अभी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं। डायना अपनी बात पूरी करती है उससे पहले ही अभिमन्यु चीखते हुए कहता है, मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अभिमन्यु की गुस्से से भरी आंखें देखकर एक पल के लिए डायना भी डर जाती है और अपनी नम आंखें लेकर उस कमरे से ना चाहते हुए भी बाहर निकल जाती है। डायना उस कमरे से बाहर निकलकर उस कमरे के अंदर आती है जहाँ पर कछुआ दोपहर में अघोरी की किताब पढ़ रहा था।
युग के साथ जाने के चक्कर में जल्दबाजी में कछुए ने वो किताब बेड पर ही छोड़ दी थी। कछुए को ध्यान ही नहीं रहा था कि उसे किताब को छुपा कर रखना था। वो युग को ढूंढने के लिए इतना उतावला हो गया था। डायना उस कमरे में अपना रोता हुआ मुंह लेकर आती है और बेड पर ही बैठ जाती है। डायना रोते हुए खुद से कहती है, मैं ही पागल हूँ जो अभिमन्यु के पीछे पागल हो रही हूँ। इसे तो मेरी जरा से भी कद्र नहीं है। इतना कुछ किया इसके लिए, पर यह है कि मेरे दिल की फीलिंग्स को समझता ही नहीं है। ठीक है, इसे नहीं चाहिए ना मेरी कंपनी, तो मैं भी नहीं दूंगी, तड़पने दूंगी इसे दर्द से। देखती हूँ कौन इसकी मदद करने आता है। नहीं जाऊंगी अब इसके पास। डायना यही सब खुद से बोले जा रही थी। आधा घंटा बीत जाता है पर उसे पता ही नहीं चलता है, ना ही उसे अभिमन्यु के दर्द से कराहने की आवाज उस कमरे में सुनाई देती है। पहले तो उसे अभिमन्यु के बारे में सोचकर टेंशन होती है, पर जब उसके गुस्से के बारे में याद आता है तो वो वहीं बेड पर वापस बैठ जाती है कि तभी उसकी नजर उस अघोरी की किताब पर पड़ती है। डायना उस किताब को देखते हुए कहती है, ये तो वही किताब है जो कछुआ पढ़ रहा था, और जब मैंने उससे इस किताब के बारे में पूछा था तो वो ऐसे डरने लग गया था जैसे मैंने उससे ऐसा कुछ पूछ लिया हो जो नहीं पूछना चाहिए था। आखिर इस किताब में ऐसा है क्या जो वो उसे इतने गौर से पढ़ रहा था? जरा देखूं तो। इतना कहकर डायना उस किताब को उठाती है और उसे पढ़ने लग जाती है। इस तरफ युग सुनसान पड़ी सड़कों पर अकेले कदम बढ़ाते आगे जा रहा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। युग काफी गुस्से के साथ अपने कदम आगे बढ़ाता जा रहा था। उसने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके रखा हुआ था। उसी के सहारे वो आगे बढ़ते जा रहा था। उसके मोबाइल में बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। युग गुस्से से अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, इन दगाबाजों को क्या लगता है, अगर ये मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं अपने पापा का शरीर नहीं ढूंढ सकता? ये जानते नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं युग हूँ, युग। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी।